नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं मनोज कुमार, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। गाइज, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लेटेस्ट अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भारत सरकार के अंतर्गत जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, अपोजिशन है या सरकार में है, उनको जो चंदा मिलता है, डोनेशन मिलता है, उसके लिए एक प्रोविजन था इलेक्शन बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड। उस बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिया है और उसकी पीआईएल लगाई थी 2023 में, या उससे पहले भी ये मामला चला हुआ था और एट प्रेजेंट उसका एक डिसीजन आया है। तो ये क्या होता है बच्चों, इलेक्शन बॉन्ड? देखो, हम जानते हैं कि हमारे देश में जो चुनाव हैं वो लगभग 2 साल में किसी न किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के होते रहते हैं और 5 साल में जनरली हमारा एक आम इलेक्शन होता है। और पूरी दुनिया के लिए आपको पता है कि भारत में जो चुनाव है वो एक आश्चर्य का सब्जेक्ट है, विषय है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, विशाल डेमोक्रेसी इंडिया की वर्ल्ड में, तो उसमें टाइम टू टाइम फ्री एंड फेयर इलेक्शन मैनेज करता है हमारा इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन इसके लिए एक कॉन्ग्रेचुलेशन को तो डिजर्व करता ही है, बधाई का पात्र है। लेकिन ये हमारे देश के अंदर एक पर्व या त्यौहार से कम नहीं है, क्योंकि आम चुनाव और इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ इतने बड़े क्षेत्र में इतनी बड़ी विविधता, जिसमें सामाजिक, धार्मिक और जातीय आधार पर इतनी विविधताएं हैं, उन सब को मैनेज करना और एक साफ सुथरा चुनाव कराना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए वर्ल्ड लेवल पे जिन देशों में इलेक्शन होते हैं वो भारत से सीखते भी हैं, कि स्टडी करने भी आते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस इंडिया में इतने नीट एंड क्लियर कैसे है। फिर भी बीच बीच में बच्चों विवाद आपने देखे होंगे, कभी ईवीएम का विवाद डिस्प्यूट होता है, कभी इलेक्शन प्रोपेगेंडा को लेकर डिस्प्यूट होता है, उसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके लिए भी डिस्प्यूट होता है। तो वो तो एक इलेक्शन की सामान्य बातें हैं, जहां हर एक चुनावी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों को अपना अपना दमखम दिखाने का मौका मिलता है। वो आरोप भी लगता है, प्रत्यारोप भी लगता है, आलोचनाएं भी होती हैं ना, न्यूज में भी हम देखते हैं। तो ये इलेक्शन बॉन्ड जो है ये क्या है? जैसे हमें पैसे चाहिए भाई, तो हम या तो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। आजकल तो युवा बड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सबके पास ऑनलाइन सिस्टम है, सुविधा है, तो शेयर मार्केट की भी नॉलेज रखते हैं। इसके अलावा बैंकों में हम फंड जमा कराते हैं, जिसपे निश्चित आफ्टर सम टाइम कुछ हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का एक अलग सिस्टम है और फिक्स्ड अकाउंट का एक अलग होता है। ऐसे ही बॉन्ड क्या होता है, नॉर्मली एक ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होती है और उन पर रिस्क क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि इनमें ब्याज दर फिक्स होती है और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर ही ज़्यादा सेल और परचेज होते हैं। तो इसलिए बॉन्ड को एक निश्चित रकम की एश्योरेंस की गारंटी माना जाता है कि इसमें हमें इतनी समय के बाद इतना पैसा जरूर मिलेगा ही मिलेगा। वो तो है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि बॉन्ड का मतलब क्या हो। लेकिन इलेक्शन बॉन्ड का मतलब क्या है, ये कब आया, क्या होते हैं चुनावी बॉन्ड? जैसे कि आप फर्स्ट पेज पे आप देख रहे हो, हमारा जो हेडिंग है उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। यानी कि गवर्नमेंट का जो इलेक्शन बॉन्ड आया था बिल 2017 में, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि असंवैधानिक है। और आम जनमानस के बीच इलेक्शन बॉन्ड के बारे में कितनी अवेयरनेस है, कितनी वो जानते हैं। हाल ही में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारा एमएसपी फार्मर प्रोटेस्ट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्शन बॉन्ड। तो बच्चों, आज की क्लास आप कंटिन्यू लगातार देखिएगा, ये समझ में आएगी तो आपका यूपीएससी में, पीसीएस और स्टेट पीसीएस में, या मेंस का एग्जाम हो, प्री का एग्जाम हो, सब में ये क्लास इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल रहेगी। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास, इलेक्शन बॉन्ड एंड पॉलिटिकल पार्टी। तो एट प्रेजेंट जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि हमेशा प्रॉब्लम किसको होती है बच्चों, जो विपक्ष में होता है या जो नॉन गवर्नमेंट यानी कि आउट ऑफ गवर्नमेंट शेड्यूल से जो पार्टियां होती हैं, वो कोशिश रहती है, तमाम कोशिशें उनकी यही होती हैं कि हमें भी सत्ता मिले। और जो सत्ता में पार्टी है उसकी कोशिश रहती है कि हमारी सत्ता न जाए। तो भारत के अंदर 2017 में एक इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए। अब चुनावी बॉन्ड में जो मामले हैं वो इसलिए अटके, किस लिए अटके, क्या रीज़न था, क्या मामला था, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हो कि यूपीएससी की स्टेट पीसीएस क्लास है बच्चों, मैं मनोज कुमार, और शुरू करते हैं आज की क्लास, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, अब इसमें संबंधित इशू क्या है बच्चों, जैसे
आपका देखो, इसमें रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक क्लास का ब्लूप्रिंट होता है, जैसे आप तैयारी करते हो एग्जाम देने की कि कौन सा टॉपिक हमें क्लियर करना है, कौन सा हमारा मजबूत है, कौन सा वीक है, वो एक ब्लूप्रिंट बनाते हो। ऐसे ही हर क्लास का एक, जब खासकर ऑनलाइन पैटर्न पे आते हैं तो उसमें भी एक सिनेरियो बनता है बच्चों कि वहाँ पर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हमें एक गाइडलाइन, एक दिशा हो जाती है हमारी क्लास की, ताकि टाइम टू टाइम वो क्लास कंप्लीट हो जाए। तो इसमें रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, यूनियन गवर्नमेंट का क्या इसमें पक्ष है, इलेक्शन कमीशन की इसमें क्या पावर है या क्या उसमें प्रोसेस है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 जो है इसमें क्या कहता है, ओपोजिशन ने क्या लॉजिक दिया है कोर्ट में, और फंडामेंटल राइट से किस तरह जुड़ा हुआ है, और ये एडीआर क्या है, एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रेमेडीज, यानी कि लोकतंत्र में जो बाधाएं हैं उसको, समस्या को हल करना, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। तो ये एक एनजीओ है जो टाइम टू टाइम रिसर्च पब्लिश करता रहता है कि हमारे इलेक्शनों में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना खर्च हुआ। तो इतना बड़ा चुनाव में पैसा कहाँ से लाते हैं और किस पार्टी की कितनी इनकम 2004 से लेकर 2015 के बीच कितनी बड़ी है, और 2015 आफ्टर 2015 हाउ मच चेंज वी आर सीइंग इन द इनकम ऑफ नेशनल और स्टेट लेवल पार्टीज। तो ये क्लास बाइलिंगुअल रखेंगे बच्चों, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को ये क्लास अंडरस्टैंडिंग हो और उनका कंसेप्ट क्रिएट हो। तो अब यहाँ देखते हैं कि हम जो इलेक्शन बॉन्ड है, जैसे मैंने कहा कि चंदा जुटाने का एक माध्यम होता है, तो इलेक्शन बॉन्ड से पहले क्या था और क्या डिस्प्यूट हुए हैं, हम उस पर नजर डालते हैं। देखो, ये जो चुनावी बॉन्ड है इसका गणित क्या है, यानी कि इसकी क्या मैथमेटिक्स है, क्या कैलकुलेशन है। और सरकार की ओर से चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए देखो, हर साल 4 मंथ के लिए, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, यानी कि ये 4 मंथ होते हैं साल में, और शुरू के 10 डेज यानी कि 10 दिन तक ही इलेक्शन बॉन्ड इशू किए जाते हैं। यानी कि ये 10 दिन होते हैं, 4 महीनों में कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति इलेक्शन बॉन्ड खरीद सकता है। तो कौन इलेक्शन बॉन्ड खरीदेगा ये भी बताएंगे, क्या क्या बदलाव हुए हैं ये भी डिस्कस करेंगे, क्या डिसीजन आया है ये भी डिस्कस करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने किसको इंस्ट्रक्शन दी है और क्या इंस्ट्रक्शन दी है ये भी बताएंगे। तो चुनावी बॉन्ड में एक आरटीआई लगी, आरटीआई से भी हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, और एडीआर की भी रिपोर्ट हम पढ़ेंगे कि एडीआर ने क्या रिपोर्ट दी है। उन्हें कहा कि 2 जनवरी 11 से और 11 जनवरी 2024 के बीच, यानी कि सिर्फ इसी मंथ 570 करोड़ रुपए से इलेक्शन बॉन्ड बेचे गए। बेचे गए का मतलब क्या हुआ, एसबीआई रिलीज करता है, बॉन्ड खरीद लो और आप बदले में पैसा दे दो। वो पैसा कहाँ चला जाता है, पार्टी के फंड में। 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू हुई, क्योंकि इसके लिए बिल आया था बच्चों, फाइनेंशियल बिल 2017। तो ये बिल फाइनेंस बिल के रूप में आया था। इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस हुई, डिबेट हुई, और जो नॉन गवर्नमेंट पार्टीज हैं, यानी कि सत्ता से बाहर जो पार्टियां, जैसे कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, या जो भी अपोजिशन से संबंधित दल हैं, उन्होंने क्या तर्क लिए वो बताएंगे। 2018-23 के बीच बेचे गए 12,008 करोड़ रुपए का टोटल कुल फंड भाजपा को लगभग इसमें 55% मिला, यानी कि 6,500 यानी कि करोड़ मिले। वहीं कांग्रेस को 9.5% यानी कि 1,135 करोड़ रुपए मिली। यानी कि 2018 से 23 के बीच कांग्रेस को लगभग 10% फंड मिला है टोटल इनकम का, और 55% किसको मिला है, बीजेपी को। तो अब आपको देखने में तो यह लगता होगा यार ये तो बड़ा अन्याय है, जो सत्ता में पार्टी है उसको 55% मिल रहा है, और जो नॉन गवर्नमेंट पार्टी उनको सिर्फ 10% यानी अबाउट 10% मिल रहा है। तो अब जब हम आपको बताएंगे आगे क्लास में कि 2004 से 2015 के ड्यूरेशन में कितना इलेक्शन फंड किस पार्टी को मिला, तो अब आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। अब इस फंड में कितनी नोइंग सोर्स से आता है, कितना अननोन सोर्स से आता है, यानी कि ज्ञात स्रोत से, यानी कि जिसका फंड मिल रहा वो कहाँ से आया, और अज्ञात जिसका पता ही नहीं। तो उसका आपको एक डाटा बताएंगे, तब आप अज्यूम करते करते यूँ थक जाओगे कि ऐसा भी होता था कि हमारे देश में। क्योंकि देखो अब सोशल मीडिया का ज़माना है बच्चों, तो सोशल मीडिया में वायरल हो जाती हैं तुरंत खबरें, तुरंत पता चल जाता है कि हमारे देश में पॉलिटिकल, सोशल, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकली, डोमेस्टिक, वुमेन राइट, ह्यूमन राइट, ये बच्चों के शोषण संबंधी खबरें तुरंत आग की तरह फैल जाती है। तुरंत हम रिएक्ट करते हैं, क्योंकि भारतीय लोग थोड़े से भावुक ज़्यादा होते हैं और हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम तुरंत बक देते हैं, बोल देते हैं, और बोल देना भी चाहिए, क्योंकि अपनी भावनाओं के अंदर रखने से तो मेंटली प्रॉब्लम भी होती है। तो यहाँ हम आपको एक बताया है कि इलेक्शन बॉन्ड का मतलब है क्या, चुनावी बॉन्ड का मतलब। देखो भाई, इतनी बड़े स्तर पर कितना खर्चा होता है एक एमपी और एक एमएलए की सीट पर, जब इलेक्शन खर्चा है वो भी हम लिमिट बताएंगे, और उस खर्चे से संबंधित
पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में क्या प्रोविजन है वो भी बताएंगे, और वो पूरे ना हो तो क्या होगा वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखो इलेक्शन बिल, ये आया बच्चों फाइनेंस बिल के रूप में 2017 में। ठीक है, और इसमें हम कंपेयर किया है कि पहले जो राजनीतिक पार्टियां थी वो बिफोर दिस हाउ इन विच प्रोसेस दे अटेंड इलेक्टरल फंड, यानी कि कैसे वो चुनावी फंड प्राप्त करते थे, और इसके बाद क्या प्रोविजन हुआ, दोनों में कंपेयर करना जरूरी है। क्योंकि यूपीएससी में जब हम जाते हैं बच्चों तो हमें पता होता है कि क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट पूछें, ये भी पूछ सकते हैं कि इलेक्शन बिल से पहले कैसे फंड आता था और भारत में इसके आने के बाद क्या बना। देखो विदाउट इलेक्शन बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड फंड होता था। विदाउट इलेक्टोरल फंड का मतलब क्या होता था कि जो पार्टियां थी वो चंदा मांगती थी, डोनेशन मांगती थी। आपने देखा होगा कि रामलीला जब होती है हमारे यहाँ एनुअली साल में सितंबर के मंथ में रामलीला का हम आयोजन करते हैं, कोई धर्मशाला बनती है, कोई मंदिर बनता है, कोई स्कूल बनता है, कोई भी, तो ट्रस्ट की तरफ से कुछ लोग आपके गली घर में आते हैं और वो रसीद काटते हैं, रिसिप्ट देते हैं, फिर आप उसके बदले में उसको चंदा देते हैं। तो पुराने समय में यानी कि 2017 से पहले जितनी भी हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां थी वो इलेक्शन से पहले क्या करती थी, चंदा ऐसे फंड कलेक्ट करती थी और आपके हाथ में वो एक रिसिप्ट दे देते थे और बदले में आप उनको कैश पैसा दे देते थे। अब नियम क्या था 2017 से पहले कि जिन लोगों ने ये फंड दिया है, कैश के रूप में दिया है या चेक के रूप में दिया है, उसकी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को पार्टियों को देनी होती थी कि किस फंड से आया। लेकिन उसमें समस्या क्या थी, उसमें समस्या ये थी कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने थे, जो आरोप लगता है कि सब कुछ अडानी अंबानी को बेच दिया। देखो विपक्ष का काम आरोप लगाना होता है, आरोप आप भी लगा सकते हो, मैं भी लगा सकता हूँ, आलोचना तो होती है। लोकतंत्र का यही एक खेल होता है कि हम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक दायरा है, सामाजिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, कॉरपोरेट घराने कैश देते हुए डरते थे, क्योंकि अगर ज़्यादा कैश दे दिया तो इनकम टैक्स की नज़रों में भी आ जाएंगे। तो इनका पैसा कहाँ से आया भाई, तुम्हारी आईटीआर में तो तुम्हारे पास इतना फंड नहीं था, लेकिन अब तुम करोड़ों रुपए का दान दे रहे हो, जबकि आपने इनकम जो डिस्क्लोज की है इनकम टैक्स एक्ट के तहत वो तो कम है। तो इस चक्कर में वो ज़्यादा कैश नहीं देते थे। और राजनीतिक दल भी क्या फ़ायदा उठाते थे कि जो छोटी मोटी पर्चियाँ आई 2000 की, 5000 की, 3000 की, 1000 की, वो तो डिस्क्लोज कर देते थे इलेक्शन कमीशन में। लेकिन जिसने मोटी रकम दी हो, क्योंकि वो कैश में आ रहा है तो कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, इलेक्शन कमीशन में उसको वो पार्टियां नहीं दिखाती थी। यहां पर धांधली होती थी और क्या देते थे रिकर अननोन रिसोर्स, यानी कि अननोन सोर्स का मतलब है कि ऐसा फंड जिसका कोई सोर्स ज्ञात नहीं है। क्या बोलेंगे इलेक्शन कमीशन बोलेगा, अच्छा सोर्स ज्ञात क्यों नहीं है भाई, आपको कैसे पता, जी कोई दान पेटी में डाल के चला गया, हमें क्या पता कौन था। अब कोई ऐसे करोड़ों रुपए तो दान पेटी में नहीं डाल सकता, या बिना नाम के गुप्त दान के रूप में। तो कहावत तो क्या हमारे देश में कि एक हाथ दूसरे हाथ के लिए काम करे, तो इसको पता नहीं चलना चाहिए, यही है ना। यानी कि राइट हैंड ने लेफ्ट हैंड को कुछ दिया तो लेफ्ट हैंड को पता भी नहीं चलना चाहिए कि राइट देखेगा या कुछ और देखेगा। तो दान तो गुप्त होना चाहिए, लेकिन उस दान के गुप्त होने की एक्सक्यूज पर मामला क्या होता था कि करप्शन चलता था, भ्रष्टाचार चलता था, क्रोनी कैपिटलिज्म चलता था, ब्लैक मनी को यूज किया जाता था, इन्फ्लुएंस किया जाता था। जैसे यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो उस वक्त ये हमारे इन्फ्लुएंसर होते थे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। और जो आदमी चंदा देगा, बड़ी मात्रा में डोनेशन देगा, तो वो कुछ तो बदले में चाहेगा। वो क्या चाहेगा ये बताएं। देखो अब उसमें क्या था कि कैश लिमिट क्या थी उस वक्त, 20,000। कोई भी व्यक्ति कैश में कितने रुपए दे सकता है, 20,000 रुपए। उससे ऊपर जो देना होगा वो चेक में या फिर कोई बॉन्ड में आप, यानी कि किस तरह दोगे, एक रिकॉर्ड के रूप में दिया जाएगा, चेक या बॉन्ड के रूप में। यानी कि 20,000 से ऊपर कैश नहीं होता था। अगर किसी को चंदा देना तो चेक में दो। अब कोई जरूरी थोड़ी कि सारे चेक में देंगे, यही तो हमने समझाया। थर्ड था कि इसके ऊपर नाम भी होता था, डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता था। यदि आप 20,000 से ऊपर देते हो, 20,000 से नीचे देते हो तो नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती थी। कोई भाई 5,000 4,000 रुपए में चंदा दे भी रहा है तो नाम लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं होता था। लेकिन 20,000 से ऊपर जाते थे तो नाम डिस्क्लोज करना जरूरी होता। और ये क्या था, एक ये लिमिट हो, यानी कि कोई कंपनी है, जैसे आपकी कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग है, और आपने जो प्रॉफिट कमाया है उसका नेट 3 साल की प्रॉफिट निकालकर आप जो चंदा देना चाहते हो वो लिमिट थी 7.5%। यानी कि आपने 100 रुपए लाभ कमाया, प्रॉफिट अर्न किया, तो आप कितना डोनेशन दे सकते हो, सिर्फ 7.5 रुपये, यानी कि 7.5 रुपये ही आप चंदा दे सकते हो। ये था 2017 से पहले।
क्लियर। अब 2017 के बाद क्या कर दिया सुप्रीम भारतीय संसद में ये बिल पास हुआ। वर्तमान आपकी एनडीए गवर्नमेंट यानी कि भाजपा सरकार ने बिल लाया और इंट्रोड्यूस किया इस इलेक्शन बिल इलेक्टोरल बॉन्ड को। किसके माध्यम से? इलेक्शन बॉन्ड बिल 2017 फाइनेंस बिल मनी बिल के रूप में लेके आए थे। अब इसका भी एक डिस्प्यूट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। ये सब अपने अपने दलीलें देते हैं ना, अपने अपने एक्सक्यूज देते हैं। तो कैश लिमिट क्या कर दी भाई? 2000। यानी कि अब आपको यदि लोन देना फंड देना है तो आप मैक्सिमम कैश कितना दे सकते हो? 2000 रुपये दे सकते हो। इससे ऊपर आप कैश नहीं दे सकते। अब ये बताओ, यहां पर 20,000 कैश था, यहां पर 2000 हो गया, तो बाकी तो रिकॉर्ड हो जाएगा फिर। यानी कि आपने यदि 2001 रुपये दिया ना, तो या तो चेक से जाएगा या फिर इलेक्शन बॉन्ड से जाएगा। तो इसका रिकॉर्ड होगा, बैंक में होगा, सरकार कभी भी निकलवा सकती है, आरटीआई के थ्रू भी निकल सकता है। अब आरटीआई के थ्रू निकल सकता है, नहीं निकल सकता वो बताएंगे। तो कैश लिमिट क्या होती है? 2000 रुपये कर दिया, यानी कि आपका 90% कम कर दिया। दूसरा, नो डिस्क्लोज, यानी कि 20,000 से ऊपर यदि कोई फंड देता है तो इंफॉर्मेशन एक्ट की धारा 13T को हटाकर ये कर दिया कि अब इसको बताने की जरूरत नहीं है कि आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन एक्ट जो इंफॉर्मेशन एक्ट जो है आपका, उसकी धारा 3T आईटी एक्ट, ये इनकम टैक्स एक्ट है। इनकम टैक्स एक्ट दे रहा 13T के तहत उसको छूट दी गई है कि 20,000 से ऊपर यदि आप दोगे तो आपको नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक्सक्यूज दिया वर्तमान विपक्ष ने कि यहां पर धांधली होती है कि जो 20,000 से ऊपर जो राइट टू इंफॉर्मेशन वो कहां गया फिर, ये भी बात हम करेंगे। अब नॉर्मली ये बताओ भाई, आप ये दो आदमी हैं, देखो यहां पर हम समझाएंगे, ए और बी, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति। अब ये बीजेपी है, ठीक है, और ये कांग्रेस है। सत्ता किसकी है? बीजेपी की। अब इनको डोनेशन देना है तो नॉर्मल सी बात है, ये किसको देंगे भाई? जो सत्ता होती है उसी को देता, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे इंडिविजुअल हो। तो अब इसको सी से मांगने गया, इसने भी मना कर दिया, यानी कि कांग्रेस ने बी से मांगा, इसने मना कर दिया, ए से मांगा, इसने भी मना कर दिया, या कोई देने वाला है नहीं। जबकि दोनों जो हैं वो किसको चंदा दे रहे हैं? बीजेपी को। अब इसने दे दिया 10 लाख, ठीक। अब ये तो नहीं चाहेगा ना कि मेरा पता चले, क्योंकि दुश्मनी बनती है। पार्टी को छोड़ो, पड़ोस में ही आप सोचो, आपने एक पड़ोस, आपसे कोई पड़ोसी पैसे मांगने आया और आपने मना कर दिया, मेरे पास तो पैसे नहीं, उन्हें मान लो 10,000 रुपये मांगे, लेकिन दूसरा पड़ोसी आया उसी का भाई और आपने उसको 10,000 रुपये दे दिए मांगते ही, तो उसके ही मन में भावना आपके प्रति क्या आएगी? ये तो एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल दिया। यहां पर क्या है कि जिसने 10 लाख चंदा दिया है, कल खुदा ने खास्ता बीजेपी की सरकार ना आए और कांग्रेस बोलेगी अच्छा तो तूने मुझे चंदा नहीं दिया था, 10 लाख बीजेपी को दिया था, तो क्या गारंटी है कि ये सेफ रहेगा? इसलिए सरकार ने क्या किया उस बिल में कि 20,000 से ऊपर कैश तो नहीं आएगा, लेकिन आएगा इलेक्शन बॉन्ड से या चेक से, लेकिन आपका नाम हम गुप्त रखेंगे। अब यहां पर नाम गुप्त रखने का क्या मामला था वो बताएंगे। अब 7.5% लिमिट थी पहले, अब क्या कर दिया कि कोई कंपनी अपना 100% प्रॉफिट भी डोनेशन कर सकती। अब यहां समस्या ये है कि कोई भी शेल कंपनी बनाए। शेल कंपनी का मतलब क्या होता है बच्चों? या सुप्रीम कोर्ट नहीं है। शेल कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो फर्जी होती हैं या जिनमें अकाउंट की हेरफेर होती है। मैं कोई कंपनी बनाऊं भाई, ठीक है, सत्ता में सब कुछ हो सकता है, और वो कंपनी मैंने झूठी फ्रॉड कंपनी बना दी और उसके थ्रू मैंने 10 करोड़ रुपए ले लिए, ठीक है। अब 10 करोड़ उसका 100% बेनिफिट था। अब ये तो कहेगी कि जब मैंने तो सारा चंदा दे दिया जी, फिर तो मैं तो दिवालिया हो गया, बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या करोगे उसका? क्या इलाज आपके पास? तो विपक्ष तो ये आलोचना करता है कि शेल कंपनियां, झूठी कंपनियां बनाकर आप तो 100% जो है ना वो फंड ले जाओगे, और 100% फंड ले जाओगे तो बाद में बोल दो कि ये कंपनी थी नहीं, फ्रॉड थी, उसका कुछ पता नहीं चलेगा। तो आपने वो मूवी भी देखी होगी ना, फिर हेरा फेरी, तो वो पैसा डबल करने के चक्कर में सारे पैसे दे देते हैं और बाद में चलता वहां तो ऑफिस था ही नहीं। इस टाइप की शेल कंपनियां होती हैं। आपने चिट फंड के मामले देखे होंगे 2-3 साल पहले, या लगभग सोशल मीडिया के ज़माने से पहले क्या था कि चिट फंड के रूप में छोटी छोटी पैसे आपको डबल कर देंगे, इस तरह आपकी कमेटी उठा के ले दिया जाता था। फिर पता चला कि 2-3 साल के बाद वो कंपनी गायब हो गई,
ठीक है। तो ऐसे ही शेल कंपनियां क्या कर सकती हैं कि इसका ब्लैक मनी को कैसे करेंगे, शेल कंपनी बनेगी, उसका 100% डोनेशन किसमें दे देंगे, उस पार्टी को दे देंगे, बाद में वो कंपनी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये आजकल सोशल मीडिया और अवेयर का जमाना है बच्चों, तो जरूरी नहीं कि ऐसा हो। ठीक है, एक हमने एक्सक्यूज दिया है। तो ये 3-4 बदलाव किससे हुए हैं, इलेक्शन बॉन्ड बिल से ये चेंजेस आए। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब देखो इलेक्शन बॉन्ड के प्रोविजन क्या है। ये इलेक्शन बॉन्ड 2017 में आया। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन देखो। इशू कौन करता है, एसबीआई। ठीक है, एसबीआई इशू करेगा। कितने रूप में, 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए, 1 लाख तक, 10,000, 1 लाख तक, 1 करोड़ तक। और इसमें ध्यान रखना ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। 10 करोड़ भी हो सकता है, 1 अरब भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं। हालांकि इतना बड़ा डोनेशन दिया नहीं जाता क्योंकि इसमें पूरा रिकॉर्ड होगा, चेक से होगा या फिर बॉन्ड से होगा। दूसरा है वन एप्लीसेंट, यानी कि आप यदि कोई डोनेशन देना चाहते हो बॉन्ड खरीद कर, तो आप एक से ज्यादा बार भी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, 2000 रुपए से ओनली डिजिटल वे में ही होगा या चेक में होगा, यानी कि या तो इलेक्शन बॉन्ड में होगा या फिर क्या होगा, चेक में होगा, 2000 से ऊपर जैसे बताया। नो आरटीआई, यानी कि पब्लिक इस पर आरटीआई लगाकर नहीं पूछ सकती। अब यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट देके, कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है, तो ये इसलिए हम आपको एक एक पॉइंट अलग करके समझा रहे हैं। नेक्स्ट, ओनली रजिस्टर्ड पार्टी, यानी कि जो पार्टी रजिस्टर्ड है, यानी कि जिनका इलेक्शन कमीशन में नामांकन है, जो दर्ज है। और वो कौन, उसकी कंडीशन क्या है कि जिसने जो वोट डाला है एमपी और एमएलए के इलेक्शन में, और उसने अपने कुल डाले गए वैलिड वोट का 1% यदि प्राप्त किया हो, तो उसको इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड पार्टी कंसीडर करता है। और ये पावर किसकी होती है, इलेक्शन कमीशन की होती है। तो वो पार्टी इलेक्शन बॉन्ड इशू कर सकती है, इलेक्शन बॉन्ड के थ्रू पैसा ले सकती है। अदरवाइज कोई पार्टी नहीं, अपना चंदा दे दो भाई, रसीद ले लो, उस तरह मांग सकता है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी ही इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू फंड कलेक्ट कर सकती है। ये 5 पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थोड़े से और बच्चे में देखो, पेमेंट ओनली इन इंडियन। ये ध्यान रखना, जो भी आपको फंड देना हो सिर्फ इंडियन करेंसी में ही होगा। इसमें डॉलर, युआन, येन, यूरो कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ इंडियन करेंसी में चलेगा। कांट कैंसिल और नो रिटर्न फंड टू परचेज, यानी कि परचेजर एक बार बॉन्ड खरीद लेगा तो वो ना तो उसको कैंसिल कर सकता है, न ही इसको रिटर्न या रिफंड कर सकता है। ठीक है। दूसरा, उस बॉन्ड के यूज पे आप ट्रेड के रूप में या लोन के रूप में यूज नहीं कर सकते। आप उस इलेक्शन बॉन्ड को दोबारा यूज, इसके ऊपर क्रेडिट लेके कि मैंने इतना चंदा दिया था, उसके लिए आप ट्रेड में जाओ और लोन लो, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ 15 दिन का ही इसकी मैच्योरिटी टाइम होता है। एनआरआई भी इसको क्या कर सकते हैं, परचेजर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने या विपक्ष ने कहा कि एनआरआई का पता तो नहीं, कौन है एनआरआई, क्या सारी इंफॉर्मेशन आरटीआई से तो हम ले नहीं सकते, किसने परचेज किया है और कितना फंड दिया है, ये चीजें हैं। सेलेक्ट सीक्रेसी ओनली गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को ही पता चलता है कितना फंड आया है। लेकिन अगर उसमें कोई गड़बड़ हो जाए, ब्लैक मनी आ जाए या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अवैलिड पैसा आ गया, इनवैलिड पैसा आया, तो वहां पर देखो ईडी है, आईबी है, सीबीआई है और इनकम टैक्स है। इन सब को पावर होती है उसकी जांच करने की। तो यहाँ आरटीआई की तो बात नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से जो बोलते हैं कि क्रोनो कैपिटलिज्म बढ़ रही है या इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से करप्शन बढ़ रहा है या ब्लैक मनी आ रही है, तो उसकी जांच करने की पावर तो जो गवर्नमेंट संस्थान है उनको तो है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि हमारी जो गड़बड़ हो अकाउंट में तो आप शिकायत करो, ईडी काम करेगी। अब यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि ईडी सरकार के नाम पे ही काम कर रहा है, जो सीबीआई है वो सरकार विपक्ष के इंक्वायरी में लगाती है, आईबी जो है वो जासूसी कर रहा है, कहीं फोन टैप हो रहे हैं, इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। तो ये तो आरोप लगते ही रहते हैं। जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तब बीजेपी लगाती है, बीजेपी की सरकार है तो केंद्र में तो कांग्रेस लगा रही है। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप जैसे मैंने कहा लगता ही है। नेक्स्ट है, नो कंपल्सन ऑन एनी ऑन पार्टी टू डिक्लेयर। अब देखो पहले क्या था कि जो आपको रसीद के रूप में काट के चंदा मिला है तो वो रसीद आपको इलेक्शन कमीशन में जमा करानी होती थी 2017 से पहले, बताया था। अब यहाँ पर क्या कर दिया इस बिल से कि किसी भी पार्टी को अब नाम और एड्रेस डिक्लेयर करने की इलेक्शन कमीशन में कोई बाउंडेशन नहीं थी, यानी कि आपको ये ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब्रॉड में, यानी कि कोई कंपनी बाहर आपकी लगी हुई है देश के अंदर, दूसरे देश की कंपनी है और वो भारत के अंदर फेरा के रेगुलेशन के तहत इन्वेस्टमेंट करी हुई है, यानी कि कोई विदेशी कंपनी फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, ये नियमों को, उनके नॉर्म्स को अप्लाई करते हुए भारत के अंदर इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्ट किया हुआ है,
वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर इलेक्शन बॉन्ड खरीद सकती है। और इसके लिए किस में चेंज किया था, FCRA में 2010 में, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि विदेशों से जो फंड आता है। अब इसमें समस्या क्या है कि हमने सरकार ने आते, आपको याद होगा कि NGO काफ़ी बंद किए थे ना, लगभग 60,000 NGO 2014-15 के बाद बंद किए गए थे, क्योंकि NGO अभी हाल ही में भी एक NGO न्यूज में था, क्लिक नाम से, क्लिक न्यूज, तो उसमें भी ये FCRA की नियमों की गड़बड़ी मिली है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो फंड मिला है विदेशों से, आप उसका हिसाब किताब नहीं दे पाए कि ये फंड कैसे आया है और कहाँ यूज किया है। तो FCRA का मतलब क्या होता है कि यदि आपके अकाउंट में विदेशी स्रोत से कोई पैसा आया है तो आपको इसके जो क्राइटेरिया है या इसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया 2010 में, किसके थ्रू, इलेक्शन बॉन्ड बिल 2017 के थ्रू, ताकि विदेशों से जो डोनेशन आए। अब यहाँ पर फिर मामला विपक्ष ने उठाया कि सर विदेशों से भी आ रहा है, शेल कंपनी से भी आ सकता है, सीक्रेसी है नहीं, इलेक्शन कमीशन में आप पार्टी डिक्लेयर करने नहीं दे रहे, RTI इस पर नहीं लग रहा, तो कहीं ना कहीं तो धांधली हो ही रही है। अब उसका भी हम बताएंगे क्या होगा आगे। ये था क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं एक प्रोसेस बताता हूँ आपको। SBI रिलीज करता है किन से महीने में, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में, शुरू के 10 दिन तक, ये बताया। अब इसको कौन कौन परचेज कर सकता है, कई बच्चों को कंफ्यूज होती है कि सर पता नहीं कौन परचेज करेगा और कौन नहीं करेगा, तो कृपया आप हमें समझाएं। तो इसमें एक व्यक्ति भी परचेज कर सकता है, आप और मैं। दूसरा, कोई कंपनी हो, कोई NGO, जैसे एक आरोप लगता है कि अडानी अंबानी को बेच दिया सारा देश। तीसरा, कॉरपोरेट, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये भी दे सकते हैं। और इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना, पॉलिटिकल पार्टी खुद बॉन्ड नहीं खरीद सकती, यानी कि BJP खुद बॉन्ड खरीद कर पैसा अपने आप को नहीं दे सकती, कांग्रेस खुद बॉन्ड खरीद कर पैसा अपने आप को नहीं दे सकती। हाँ, एक इंडिविजुअल कंपनी, NGO, कॉरपोरेट, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे मैंने बताया कि बाहर से कोई आपकी कंपनी फेरा को फॉलो कर रही हो, और विदेशी कंपनी और NRI, शुरू में बताया था कि NRI भी इसको खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें इस तरह से पूछे जा सकता है कि इलेक्शन बॉन्ड कौन कौन परचेज कर सकता है। अब इलेक्शन बॉन्ड क्या करेगा, फंड कर देगा रिलीज, किसको, पॉलिटिकल पार्टी को। अब इशू क्या उठा कि भाई RTI कहाँ गया, 91A, यानी कि RTI का एक्ट आपका क्या बना था, 5 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005 को आपका RTI बना था। हालांकि दुनिया में RTI सबसे पहले 1992 में वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया था, तो वर्ल्ड बैंक के बाद ये धुन लगती थी कि RTI की पावर हो मिले। अब इस RTI के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने RTI को कितना फॉलो किया ये भी हम बताएंगे। तो 12 अक्टूबर 2005 से RTI आपका मौलिक अधिकार है। तो अब विपक्ष में सरकार ने क्या दलील दी है, और विपक्ष ने क्या कहा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि RTI के अंदर नहीं है, तो ये गलत है। लोगों की सूचना, जब आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा कैंडिडेट है, MLA है, MP है, सरपंच है, MC है, कोई भी हो, हम उसकी प्रॉपर्टी, उसकी एजुकेशन, उसकी शिक्षा के बारे में फुल डिटेल ले सकते हैं। तो क्या वो रियल में मिलती है? क्या RTI कितने लोग जानते हैं, कितने लोग अवेयर हैं, कितने लोग RTI लगाते हैं? क्या आप इसके बारे में जानते हो? क्या आपने कभी RTI लगाई है? क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे गांव का जो सरपंच है, मेरे वार्ड का जो MC है, जो चेयरमैन है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है और कितनी बढ़ गई, और कितने साल से वो इलेक्शन में है, उस इलेक्शन के दौरान कितनी प्रॉपर्टी की RTI आपने लगाई है? तो क्या आप ये चीजें इलेक्शन बॉन्ड पे भी लगाओगे? आप खुद सोचो। जो तर्क सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष ने दिया है कि RTI के तहत नहीं। दूसरा, प्राइवेसी। अब मामला क्या है कि RTI की, तो जैसे मैंने बताया अभी कि भाई मैंने 2 लाख रुपए चंदा दे दिया तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं 2 करोड़ फंड देता हूं तो मुझे डर लगेगा कि सरकार बदल गई, BJP ना आई, कांग्रेस आ गई, और मैंने उसको 2 करोड़ दिए नहीं थे, BJP को दिए थे, तो कांग्रेस क्या करेगी मेरे साथ? ये मामला है। तो वो प्राइवेसी क्या है कि भी मैं तो नहीं बताना चाहता कि मेरा पैसा मैंने किसको दान दिया। आप कौन होते पूछने वाले? तो राइट टू प्राइवेसी में और राइट टू इंफॉर्मेशन में क्लैश है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये मामले चल रहे हैं। तीसरा पॉइंट उठा है करप्शन। जैसे मैंने बताया, शेल कंपनी बना दी, NRI दे रहे हैं, कोई भारत के अंदर विदेशी निवेश करी हुई कंपनी है, वो आपका पैसा देते हैं, तो करप्शन का पता नहीं चलता कि कितना ब्लैक मनी आया। फोर्थ है क्रोनी कैपिटल। क्रोनी कैपिटल का मतलब होता है कि बड़े बड़े उद्योग घराने जब पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो वो फेवर क्या करते हैं कि हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन उनके फेवर में बनाए जाएं, एक्ट ऐसा बनाओ कि उनको फायदा हो। तो उसके बारे में क्या कर रखा है कि अडानी को पोर्ट बेच दिया, अडानी को रेल बेच दिया, अंबानी को ये बेच दिया, वो बेच दिया। तो अब पोर्ट की भी एक कहानी है
कि हमारे देश में 13 नेशनल पोर्ट हैं। चाइना ने हमारे चारों तरफ स्टिंग को पल्स बना रखा कि बांग्लादेश में बैठ गया, पाकिस्तान में बैठ गया, श्रीलंका में बैठ गया, इंडोनेशिया में बैठ गया, ऊपर से आपका वो इंटरफेयर कर रहा है, ईरान के साथ भी है, सऊदी अरब के भी साथ है चाइना। तो हमारे पास क्या तोड़ था, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट प्रोसेस तो आपको पता है कि एक एक साल में, यानी कि एक एग्जांपल देता हूं आपको कि जो महाराष्ट्र की नावा शोवा पोर्ट है उसकी गहराई बढ़ानी थी 11 फुट के 11 मीटर के आसपास। लेकिन सरकारी प्रोसेस में क्या होता है, टेंडर जारी होते हैं, फिर वो नोटिस में आता है, फिर साल 1.5 साल लग जाता है उसकी गहराई बढ़ाने के, ताकि जो बड़े शिप है थोड़े क्लोज आ जाए। बड़ा शिप क्लोज आएगा तो जाहिर सी बात है माल के उतारने चढ़ाने की जो कॉस्ट है वो कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो देश को फायदा होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या थी कि जब तक हमारी मशीनरी काम करे, तो जब सरकारी सिस्टम होता था उस पर आरोप लगते थे कि भाई बहुत लेट लटीफी होती है, काम नहीं करते। तो वह मैनेजमेंट का काम किसको दे दिया, प्राइवेट को दे दिया, ताकि जल्दी से जो भी काम एक्टिवेट करना हो जाए। अब क्या आपके 13 के 13 पोर्ट तो क्या मिस्र के हाइवा पोर्ट है, यूएई का है, इधर ऑस्ट्रेलिया में है, इधर इंडोनेशिया मलेशिया में भी है, और ईरान के अंदर चाबहार है, वहां पर भी हमारे जो उद्योगपति अडानी उनके पोर्ट चल रहे हैं। तो क्या अडानी देश से ऊपर है? अगर कोर्ट को हमारे देश की सरकार को कल को जरूरत पड़ गई, या नेवल शिप में नेवल वार सिस्टम हो गया, क्योंकि भारत की तो 7,000 के आसपास बाउंड्री उसमें है, समुद्री सीमा है, तो वहां चाइना आपको घेर रहा है, और सरकार के चक्कर में आपको तो लेट होते जाओ, कोई भी काम डिगिंग ठीक से नहीं होगा। तो अगर कहीं भी जरूरत पड़ जाए तो हमारे देश से ऊपर कोई भी उद्योगपति नहीं है, सरकार तुरंत उसको हैंडओवर करके वहां अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है, ताकि हम देश की सुरक्षा शांति से कोई समझौता नहीं कर सकते। तो यही चीजें होती है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब है कि विपक्ष का ये तर्क था कि सर आप जो है विदेश फंड लेते हो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट घरानों से, तो बदले में वो ऐसे नियम बनवाएंगे जिससे आम जनता का नहीं, उनका कल्याण होगा। तो इसको बोलते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म, यानी कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा लगेगा तो वो अपने आप से पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेंगे, और पॉलिटिकल सिस्टम इन्फ्लुएंस होगा तो रूल रेगुलेशन एक्ट बिल जो है वो उसके हिसाब से शेप नहीं आ पाएगी जो जन कल्याण को बढ़ावा दे, वो सिर्फ एक वर्ग विशेष को बढ़ावा देने के लिए बन सकते हैं। तो जैसे आरोप लगते हैं, और ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी नहीं, क्योंकि आरटीआई के अंदर नहीं है, कितना पैसा है वो नहीं है, और 2020 से 20,000 से अबव जाएगा तो उसका नाम बताने की जरूरत नहीं है। ये इशू थे पॉलिटिकल पार्टियों के। तो यहाँ पर एक मामला चला था सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर भी आगे चलेंगे हम क्या रहा। नेक्स्ट है बच्चों, जो पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन बॉन्ड लेती है। अब एक तरफ है डेमोक्रेसी, भी डेमोक्रेसी का क्या रहेगा, जैसे अभी मैंने बताया कि भारत लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और भारत के अंदर जो चुनाव हो एक पवित्र त्योहार की तरह माने जाते हैं, जिसमें एक दुनिया भी जो है ना आश्चर्य करती है कि इतने बड़े देश में इस तरह अच्छे तरह से मैनेज होकर चुनाव कैसे हो रहे हैं। और दूसरा इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन आपको पता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है, 3 प्रकार के काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेमी जुडिशरी और एडवाइजरी। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव है इसमें ही आता है कि इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू हेल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन टाइम टू टाइम पीरियडिकली, यानी कि चुनाव आयोग है उसकी जिम्मेदारी है देश में नियमित रूप से जब भी टाइम आए कि इलेक्शन कमीशन क्या करे, फ्री और निष्पक्ष और टाइम से चुनाव करवाए। अब निष्पक्ष और टाइम से चुनाव कराए तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू होता है। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है यानी कुछ आचार संहिताएं हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं। अब सेमी जुडिशरी का मतलब है कि कोई 3-5 करे तो इलेक्शन कमीशन उस चुनाव को रद्द भी कर सकता है, नोटिस भी दे सकता है। सिविल कोर्ट की तरह इसकी सेमी जुडिशरी मतलब सिविल कोर्ट की तरह इसकी पावर होती है, क्रिमिनल की तरह नहीं होती। अब यहाँ पर मैंने 2 एक्ट लिखे हैं। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 10A 51 की धारा 10A का मतलब क्या है कि अगर आपने इलेक्शन कमीशन में निर्धारित सीमा के अनुसार खर्च किया, लेकिन आपको देना पड़ेगा पूरा अकाउंट डिटेल, यानी कि एस्टिमेट देना पड़ेगा कि आपने कितना खर्च किया है, ये सीमा से ऊपर है या नहीं है, और उसका टाइम पीरियड होता है बच्चों 3 मंथ। अगर आप 3 महीने के अंदर आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना खर्च किया है इसका हिसाब किताब नहीं दे पाए तो आप 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये इस धारा का मतलब। लेकिन आपने यदि इस जो पीआर एक्ट 1951 क्लॉज 77(3) सब पार्ट इसके अनुसार यदि आपने अबोव लिमिट खर्च कर दिया, यानी कि मान लो अभी बड़े राज्यों के अंदर लगभग 90 लाख से ऊपर की खर्च की सीमा एमपी की, आपने 2 करोड़ खर्च कर दिए तो आप 6 साल के लिए इनवैलिड हो जाओगे।
यानी कि 6 ईयर के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये है पीपल रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर क्या डेमोक्रेसी सेफ नहीं है? क्या यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की पावर नहीं है? इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन के चुनाव प्रणाली पर क्वेश्चन उठते हैं कि जो ईवीएम है वो ठीक से काम नहीं करी। चलो आज तो ईवीएम आ गई भाई, मान लिया। 1971 में क्या था? राजमन्नार केस क्या था? इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों रद्द कर दिया था? क्योंकि उसमें पीएमओ 7 आरोप लगे थे इंदिरा गांधी पे, 7 में से 5 तो इंदिरा गांधी घट गए थे, लेकिन 2 थे कि पीएमओ का जो सेक्रेटरी है वो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एरिया में क्या कर रहा था। तो यहाँ पर राजमन्नार ने जो बाल्टियां लेके दी थी, तो उसके आधार पर इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 घंटे उनसे साथ पूछताछ हुई। तो आप सोच के देखो, उस टाइम तो ईवीएम नहीं थी, उस वक्त भी चुनाव में धांधली होती थी। तो क्या आज चुनाव में नई धांधली हो रही है? तो वहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द कर दिया था और बाद में अपील की थी इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी सी कंसेशन मिली कि भाई आप लोकसभा में कार्रवाई में बैठक तो ले सकते हैं, भाग में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उसमें वोट नहीं दे सकते। लेकिन जो विपक्ष था, 12 जून 1975 को फैसला आया था, ये 12 जून 1975 को, और विपक्ष था जैसे राम मनोहर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, इन्होंने कहा कि भी नैतिक रूप से जो है ना आप पद धारण नहीं कर सकते प्रधानमंत्री का। ये मिले थे 25 जून को, 25 जून 1975 को दिन में मिलते हैं और इंदिरा गांधी को कहते हैं कि आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, 25 जून की रात को ही 1975 में इमरजेंसी घोषित कर दी। तब डेमोक्रेसी कहाँ गई थी हमारे देश की? तब इलेक्शन बॉन्ड तो नहीं थे, तब इलेक्शन कमीशन तो पावरफुल इतना था भी नहीं। इलेक्शन कमीशन तो पावरफुल 1990 में टीएन शेषन ने किया। तो क्या चुनाव ही मुद्दा है या असली दर्द ये है कि उनको डोनेशन मिल रही है, हमें नहीं मिल रही? तो भाई जो सत्ता में होगा मलाई तो वही खाएगा, सिंपल सी बात है। जिसकी पावर है और जिसने चलते में नहीं चलाई वो तो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। तो असली दर्द क्या है? क्या डेमोक्रेसी की चिंता है, या देश के जनमानस की आरटीआई की चिंता है, या फिर चिंता इस बात की है कि उनको फंड मिल रहा है और हमें फंड नहीं मिल रहा, या चिंता इस बात की कि कभी कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी की एक कमाई थी जो 3,500 करोड़ थी, आज वो 400 करोड़ रह गई, या इस बात की चिंता है? ये भी बताएंगे हम, आपको डाटा देंगे कि क्या मामला आया। तो राइट टू प्राइवेसी का जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 21 कहता है कि भाई हम तो नहीं बताएंगे, हम तो गुप्त दान दिया है, क्यों हमारे ऊपर थोप रहे हो? और इंफॉर्मेशन आरटीआई इन 91 कहता है कि आपको बताना चाहिए, जनता का हक है, जनता का मौलिक अधिकार है। तो वो कहते हैं कि हमारा भी तो मौलिक अधिकार है, हमारा भी तो फंडामेंटल राइट है, हम भी तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम तो नहीं बताएंगे। तो यहाँ इलेक्शन बॉन्ड के ऊपर ये डिबेट चली और तुषार मेहता जो सितंबर 2023 में मीटिंग आपकी चलती है सुनवाई, तो तुषार मेहता ने भी कुछ रिपोर्ट दी एडीआर की, और एडीआर रिपोर्ट एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रेमेडी यानी कि लोकतंत्र सुधार की संस्था जो एनजीओ है उसका एक कलेक्शन लेके आए तुषार मेहता जी, और उन्होंने क्या बताया वो आगे हम बताएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है कि क्या मुद्दे हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये देखो थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए कि जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 10A और 77(3) के तहत आपकी जो पार्लियामेंट्री है उसमें इलेक्शन लिमिट क्या 2014 में थी 70 लाख, आप कितनी कर दिए 95 लाख। तो ये सोचो ये क्या है, ये है ना छोटे स्टेट हैं उनके लिए है 54 लाख, और जो बड़े स्टेट है उनके लिए है 75 लाख। तो ये थोड़ा सा लिमिट में ध्यान रखना। अब जो लिमिट है ये है बड़े राज्यों के लिए 95 लाख, छोटे राज्यों के लिए 75 लाख, किसमें? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो इसका मतलब अगर आपने 95 से ऊपर गए तो आपका मामला होगा ये, लेकिन आपने 95 से नीचे और हिसाब नहीं दिया तो मामला होगा ये, ठीक है। और जो आपकी एमएलए के इलेक्शन होते हैं उसमें आपकी बड़े राज्यों के लिए 40 लाख और छोटे राज्यों के 28 लाख। अब जो है मामला ये उठ रहा है कि ये जो है ना लिमिट कम पड़ रही है भाई। सोच के देखो, क्या एक आम आदमी चुनाव लड़ सकता है? अभी ये लिमिट कम पड़ रही है, सरकार इसके ऊपर प्रेशर है कि इस लिमिट को एक्सटेंड किया जाए, यानी कि ये तो करोड़ से ऊपर जाएगी। अब करोड़ से ऊपर जाएगी तो आप सोच के सकते हो कि एक एमपी के इलेक्शन में 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। दावा तो ये भी होता है कि टिकटें बिकती हैं, दावा तो ये होता है कि हॉर्स परचेजिंग हो रही है, यानी कि एमएलए एमपी को खरीदा भी जाता है। तो तब इलेक्शन कमीशन, तब डेमोक्रेसी कहाँ जाती है? सिर्फ इलेक्शन बॉन्ड के ऊपर ही डेमोक्रेसी याद आती है, या फिर वैसे आपकी मनोभावना भी डेमोक्रेसी को बचाने की है? कमाल है, बात भी वो कर रहे हैं डेमोक्रेसी की जिन्होंने सबसे ज्यादा इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने सबसे ज्यादा आर्टिकल 123
256 बार इंदिरा गांधी के समय 1967 से 84 के बीच में 256 बार आपका अध्यादेश यूज हुआ, जिन्हें सबसे ज्यादा 356 का मिसयूज किया। वो बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। तो मेन पॉइंट ये है कि जब आप मेंस में क्वेश्चन लिखते हो बच्चों, तो आपको थोड़ा सा डाटा, थोड़ा सा कंसेप्ट, हिस्ट्री का, पॉलिटी का आपको पता होना चाहिए कि किस डिकेड में क्या क्या मेन घटनाएं हुई हैं, ताकि आप लॉजिकली अपने आंसर को जस्टिफाई कर पाओ। अदरवाइज रट्टू तोते बनने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। क्लियर? तो ये आपको लिमिट बताई थी मैंने। नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहां पर ये जो चैलेंज दिया गया है वो बताते हैं कि एक तो चैलेंज देने के पॉइंट यही थे कि भी आर्टिकल 91 और आर्टिकल आपका 21 क्रॉनिक कैपिटल ट्रांसपेरेंसी, इसके बेस पे चैलेंज दिया सुप्रीम कोर्ट में। और ये आरटीआई लगाई, आरटीआई कर रहा हूं, पीआईएल लगी एडीआर ने और सीपीआईएम ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की कि ये दो इशू हैं कि मनी बिल के रूप में मामला तो उठाया था कांग्रेस ने कि ये मनी बिल का क्यों लेके आए। 2017 में क्या था बच्चों, लोकसभा में तो बहुमत था बीजेपी का, लेकिन राज्यसभा में नहीं था। तो मनी बिल के रूप में आपको पता ही है कि कैसे आता है फाइनेंस बिल के अंतर्गत, कि इसको पावर नहीं है लोकसभा के अलावा, राज्यसभा में कोई पावर नहीं है, राज्यसभा इसको रोक नहीं सकती, राज्यसभा में इसको पास करना ही पड़ेगा। तब विपक्ष ने कहा था कि यहाँ तो फिर चर्चा नहीं हुई, यहाँ डिस्कस नहीं हुआ, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र के फेवर में नहीं है, इसका मतलब सरकार जो है ना एक पक्ष को ही ज्यादा महत्व दे रही है। अभी फिर वही बात आती है कि जो डिस्कस होती है, जैसे राफेल पे डिस्कस होना था, सीए पे डिस्कस होना था, एनआरसी पे डिस्कस होना था, तब तुम लोगों ने डिस्कस क्यों नहीं किया, है ना? तब तुम डिस्कस नहीं करते हो। संसद भवन का नया उद्घाटन हुआ तब डिस्कस नहीं किया, राम मंदिर का मामला आया तब डिस्कस नहीं किया, तब तो मनी बिल नहीं था, लेकिन इसके ऊपर आपने एक्सक्यूज दे दिया मनी बिल था इसलिए डिस्कस नहीं कर पाए। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर मामले चलते हैं। तो 5 जजों की बेंच में ये गया मामला, और वो 5 जज कौन से थे? ये हमारे माननीय न्यायाधीश हैं। ये 5 जजेस बेंच की पीठ बैठी श्री में हमारे माननीय न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ जी हैं, BR गवई जी हैं, और हमारे न्यायाधीश मनोज मिश्रा जी हैं, और संजीव खन्ना जी हैं, और JB पारदीवाला। इन 5 माननीय न्यायाधीशों ने इस मामले की सुनवाई की, और इलेक्शन कमीशन को इन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई आप 2019 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक आप कुछ डाटा दो। क्या ऑर्डर दिया वो मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये ऑर्डर दिया इलेक्शन कमीशन को क्या, कि 5 स्टेप्स उन्होंने बताया। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 स्टेप क्या थे और ऑर्डर क्या थे वो बताएंगे। 5 स्टेप क्या था? मिनिमम कैश एक्सचेंज हो, आप ये कोशिश करो। दूसरा, प्रमोट अथोराइज्ड बैंकिंग चैनल, यानी कि जो अथोराइज्ड बैंक है, यानी कि जैसे SBI है तो SBI के अलावा कोई और भी बैंक इसमें आ सकता है, या उसमें कितनी पारदर्शिता है इसको ध्यान दो। थर्ड है ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस मस्ट हो, यानी कि जो पारदर्शिता है वो बिल्कुल अपनाई जाए। फोर्थ, क्लियर एंड नीट प्रोसेस हो, किसकी प्रोसेस हो, जो फंड होता है, डोनेशन होता है उसकी। और फिफ्थ है नो टूल ऑफ ब्राइब्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर और जो डोनेटर है, जो आरोप लगते हैं अडानी अंबानी फलाना धिगड़ा, तो डोनेटर और गवर्नमेंट के बीच में किसी भी प्रकार की रिश्वत को लेकर कोई एक करार ना होगी, मैं तुम्हें इतना पैसा दे रहा हूं तुम मेरे लिए ये कर देना। इसके बारे में भी आपका ध्यान होना चाहिए इलेक्शन कमीशन महोदय, ये टूल क्या है। तो ये 5 तो स्टेप बताए थे सुप्रीम कोर्ट ने। और ऑर्डर क्या दिया था? डिपॉजिट ऑल डाटा इन सील्ड, यानी कि एक बंद लिफाफे में आप पूरा डाटा दो। आपको पता बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट और आई थी 2019 में राफेल की भी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में गई थी, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी का मामला था और उसको हम उजागर नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ जोड़कर उस वक्त माननीय न्यायालय ने भी हमारे जो एयर मार्शल चीफ थे उनसे भी कहा था कि हमें मतलब कि मजबूरी में आपको बुलाना पड़ा। तो वो एक मानवीय पक्ष होता है कि तो उस टाइम हमारे जो मार्शल थे, एयर चीफ मार्शल, उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं है, न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है, हम इसको अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो रिपोर्ट भी सील बंद थी, क्योंकि भारत के अंदर दुनिया भर की नजरें थी कि ये रिपोर्ट क्या थी, इसमें क्या डील थी। क्योंकि 2 कंपनियों का या 2 देशों का एग्रीमेंट होता है भाई, कॉन्फिडेंस होता है मामला, तो उसको उजागर नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है डिपॉजिट ऑल डाटा इन 2 वीक, 2 सप्ताह में वो डाटा आप डिपॉजिट करो। और अंडर वर्डिक्ट 12 अप्रैल 2019, यानी कि 12 अप्रैल 2019, यानी कि जो वर्डिक्ट आया था इलेक्शन बोर्ड का, उसको ध्यान में रखते हुए। और ट्रांसपेरेंसी इज ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने कहा कि जो पारदर्शिता वो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, जुडिशरी बॉडी की ड्यूटी नहीं है, भारत सरकार की ड्यूटी है, वो पारदर्शिता बरते। ये ऑर्डर दिया जब ये पिटीशन आई 2023 में, तब से इस पे सुनवाई चल रही थी, 5 जजों की बेंच थी। अब बाद में क्या हुआ
कि इन्होंने ऑर्डर टू एसबीआई को भी ऑर्डर दिया। अभी क्या ऑर्डर क्या दिया कि फुल डिटेल दो आप इलेक्शन बॉन्ड की, कब से 12 अप्रैल 2019 से आज तक, यानी कि आज तक का मतलब है 30 सितंबर 2023 तक जितना भी डाटा आया है उसकी पूरी डिटेल दो आप। सेकंड दे है इलेक्शन बॉन्ड प्रोविजन ऑफ नॉन डिक्लेयरिंग नेम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कहा अभी जो डिसीजन आया कि ये कहा कि आरटीआई का फॉलो नहीं हो रहा है, आरटीआई को अबॉलिश कर दिया, तो इसलिए क्या मान लिया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया। हालांकि तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है किसी भी सरकार के, जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल के आपके असिस्टेंट होते हैं सॉलिसिटर जनरल, तो वो इसमें प्रस्तुत हुए और उन्होंने ये तर्क दिया, एडीआर रिपोर्ट को दिया कि कैसे कैसे चुनावी फंड हुआ है, वो भी हम बताएंगे। और दूसरा पब्लिक हैज राइट टू नो, यानी कि पब्लिक को अधिकार है जानने का। चलो भाई अच्छी बात है। अब हम थोड़ी सी एक डिटेल बताते हैं आपको। नो डाउट पब्लिक को राइट है जानने का, लेकिन आपको बता दूं 1997 में सुप्रीम कोर्ट में एक प्रपोजल आया था, एक प्रस्ताव आया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अपनी प्रॉपर्टी और चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए इंफॉर्मेशन के रूप में। उस वक्त तो आरटीआई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या वाहियात प्रश्न है ये, ऐसे कैसे हो सकता, नहीं होगा। 1997 का मामला चला गया, फिर 2009 में ये मामला चला जाता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास। 2005 में क्योंकि आरटीआई बन गया था, आरटीआई एक्ट के तहत हमारे क्या होते हैं, मुख्य एक सूचना आयुक्त होते हैं, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने डिक्लेयर किया कि कोई प्राइवेट है इन्फॉर्मेशन या कोई पब्लिक है, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। इसके मामले में सीनियर अथॉरिटी किसकी है, सुप्रीम अथॉरिटी किसकी है, मुख्य चुनाव आयुक्त की है, यानी कि देश का चुनाव नेशनल कमीशन ऑफ इंफॉर्मेशन उसकी है। तो उसमें अग्रवाल जी, एक हर्ष कुमार अग्रवाल ने पीआईएल लगाई थी और वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने वो केस 1999 में 2000 में कहाँ भेज दिया, दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट की वन जज, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट की पावर है, आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि उनकी चल अचल संपत्ति के बारे में या किसी सूचना के बारे में आप उनको कंपेल नहीं कर सकते। फिर भी वो मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया। दिल्ली हाई कोर्ट के एक सिंगल जज बेंच ने डिसीजन दे दिया कि जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसकी बात सही है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी पावर, अपनी इनकम बतानी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो 3 जज की बेंच को भेज दिया। 3 जज ने भी यही डिसीजन दिया कि 2010 में कि आपको बताना चाहिए कि जनता का अधिकार, जनता को पता होना चाहिए कि जब न्यायाधीश अपॉइंट हुए तब आपकी प्रॉपर्टी कितनी थी और रिटायर हुए तब आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। सुप्रीम कोर्ट इससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खुद के ही केस कर दिया। वहां भी डिसीजन आया कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला 3 जजों की बेंच का ठीक था, तो सुप्रीम कोर्ट को भी डिस्क्लोज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है हम इसके ऊपर गौर करेंगे। तो उसमें एक पॉइंट क्या बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस को तो बता देंगे, पब्लिक को नहीं बताएंगे कितनी प्रॉपर्टी है। उसमें से भी आपके 7 जजों ने, जो 34 जज हैं उसमें से भी 7 जजों ने ही बताई। उसमें से गोगोई जो है वो पहले जज थे जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी चल अचल संपत्ति डिक्लेयर की थी। इसके अलावा अभी जस्ट सितंबर 2023 में ही ये मामला तूल पकड़ा। अब 2009 से लेकर 2021 तक, यानी कि 12 साल तक तो ये निकल गया कि बताएं या न बताएं। 12 साल जनता का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई, जनता का टाइम, पता ही नहीं कि किस जज के पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश ने जो आपका केंद्र सरकार है इसका जो प्रोविजन था वो पढ़ के बता दिया इसके बारे में, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हमें भी पावर, हमें भी अपनी प्रॉपर्टी की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने क्या तर्क दिया, ध्यान से सुनना। उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि राइट टू इंफॉर्मेशन की भी एक लिमिट होती है, इसको एक्सेस हम अलाउ नहीं कर सकते। ये था माननीय न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी का बयान कि इंफॉर्मेशन की भी एक लिमिट होती है, इसको इतना इंटरफेयर नहीं करा सकते कि प्राइवेसी और पब्लिसिटी में कोई चेंज रहे, मतलब थोड़ा एक दायरा या पर्दा न रहे। अब डेमोक्रेसी कहाँ गई, अब आरटीआई कहाँ गया? यानी कि आप दूसरों के बात आती है तो आपको आरटीआई, डेमोक्रेसी, देश, लोकतंत्र, फलाना ढिमका सब याद आ जाता है, लेकिन खुद की जब आपको प्रॉपर्टी बतानी हो, चल अचल संपत्ति बतानी हो, या आप कितनी सेवाएं ले रहे हो रिटायर होने के बाद, तब आप कहते हो कि आरटीआई की भी एक लिमिट है। जबकि आरटीआई एक्ट 2019 में जो संशोधन हुआ उसमें उसकी पावर बढ़ाई है।
और उसमें तो प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, वाइस प्रेसिडेंट भी, एमएलए, एमपी, एनजीओ सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट भी है। तो अब आप आरटीआई लगा के पूछ सकते हो कि माननीय न्यायाधीश हो, आपकी संपत्ति बताएं, अगर दम है तो पूछो। क्या इलेक्शन बॉन्ड के लिए ही आरटीआई आएगी याद, या फंड के लिए ही आपको आरटीआई याद आएगी, जनमानस के अधिकार आएंगे? तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जब इतना आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप इंटरव्यू में भी अपना आंसर दे सकते हो, आप मेंस में भी आंसर दे सकते हो, किसी सोशल डिबेट में शामिल होगे वहां भी आंसर दे सकते हो। तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो, डेमो, सोशल मीडिया या सिर्फ न्यूज पे डिपेंड ना रहो, आप पढ़ो, मेहनत करो, बुक पढ़ो। गाइड बुक, फैक्ट बुक नहीं पढ़नी है आपको, बुक पढ़नी है, प्रॉपर अच्छे लेवल की बुक पढ़नी है, तब आपको इतिहास में किए गए निर्णय याद रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये निर्णय आया। अब थोड़ा सा हम बता दें, देखो अब देखो इधर ध्यान से देखो, एडीआर की रिपोर्ट आई। अब वो देखो ये कहता है कि प्री इलेक्शन बॉन्ड क्या था 2004 से 15 के बीच में 11,367 करोड़ रुपए पार्टियों को फंड मिला अंडर 20,000। ध्यान से देखना, और यही एडीआर का एक्सक्यूज तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। अब 20,000 से नीचे जो फंड देने वाले थे उन्होंने कितना पैसा दे दिया भाई? 11,367, 2004 से 15 के बीच में। अब इसमें से किसकी सरकार थी? देखो 2004 से 15 के बीच में जो आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, जो ये कह रही है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, आरटीआई कहा गया, उसकी सरकार थी। उसमें से 69% अननोन सोर्स था, यानी कि लगभग 7,833 रुपया अननोन सोर्स से आया था, और जो 16% था वो सिर्फ नॉन सोर्स से आया था। सोच के देखो 69 पर। अब इलेक्शन बॉन्ड के बाद क्या, देखो इलेक्शन बॉन्ड के बाद क्या हुआ? इनकम पार्टी लेस देन 20,000 करोड़ डोनेट, यानी कि यहां भी 20,000 से नीचे ही हम कर रहे हैं, क्योंकि 20,000 से ऊपर तो नाम नहीं बता सकते। अब इलेक्शन बॉन्ड में क्या आया देखो, टोटल आई 1165.67 टू 27 रीजनल पार्टी, यानी कि ये रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, रीजनल पार्टी बच्चों, जो क्षेत्रीय पार्टियां थी। 27 पार्टियों के पास कितना पैसा आया? 1165 2015 के बाद, 17 के बाद, और 887 यानी कि लगभग 75% क्या है? अननोन से सोर्स। अब यहां 75% अननोन है और यहां पर 69, थोड़ा ही फर्क है, लेकिन अमाउंट देखो, यहां अमाउंट है 11,000 और यहां अमाउंट है 1165, कितना डिफरेंस है। और जो 12 था वो नॉन रिसोर्स से था, गैस का मतलब है नॉन सोर्सेज, तो सिर्फ 12% नॉन सोर्सेज से 145.42, यानी कि अमाउंट थोड़ी हो गई है। इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि कितना अमाउंट आ रहा है। और यहां दूसरा जो अननोन सोर्सेज है वो 93.6% थे, 827 करोड़, और 38 था आपका इसमें से जो अननोन सोर्सेज है उसका यूएस 93.26 है। कहां से आया है? इलेक्शन बॉन्ड से। और ये कूपन से आया है 38.7। इतने आंकड़े याद नहीं करने होते, बस आपको मैं एक हिंट दे रहा हूं कि पहले कितना पैसा आया था और आज कितना पैसा आ रहा है। और ये जो था ये बाय रीजनल पार्टी के पास आया था 2.4%, 21.29 करोड़, और सबसे ज्यादा आपको पता है कि मैक्सिमम अननोन सोर्सेज से पैसा मिला था डीएमके को, लगभग 96%। इस दौरान अभी 2017 के बाद सबसे ज्यादा अननोन सोर्स किस रीजनल पार्टी को मिलता है? डीएमके को, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जो तमिलनाडु में। नेक्स्ट एक रिपोर्ट और यह है एडीआर की कि 2004 से 15 के बीच में देखो क्या हुआ। बीएसपी की पार्टी की इनकम थी 5.19 करोड़, लेकिन कितनी बढ़ गई देखो 1196, यानी कि 2057। बहुजन समाजवादी पार्टी की इनकम 2057% बढ़ गई। तब डेमोक्रेसी कहां थी भाई? तब इलेक्शन बॉन्ड तो नहीं था ना। इसकी कभी आरटीआई लगाई? कभी पूछा कि आपके पास 2057 रुपए कैसे बढ़ गए? कांग्रेस की थी 3,982 करोड़, 4.5 यानी कि 83% इसका अननोन सोर्सेज था। कभी कांग्रेस ने बताया कि आरटीआई लगवाई कि हमारे पास अननोन सोर्सेज से 3,982 लगभग 4,000 करोड़ रुपए कहां से आए? बीजेपी के पास है 3,277 से 3,272 करोड़, लगभग 65% अननोन। तब तो आपकी सरकार थी, तब आपने क्यों नहीं पूछा कि तुम्हारे पास इनकम कहां से आई? क्यों नहीं दाया किया? अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास इतनी थी, एसपा के पास 819 थी, डीएम के पास 203 करोड़ थी, और 2021-22 में सपा की प्रॉपर्टी कम हो गई है, इनकम 61 हो गई है, और डीएमके की बढ़ गई है 318 हो गई है, जिसमें से आपको पता है अभी 96% तो अनसोर्स है।
अब 2022-23 में टोटल क्या है अभी एट प्रेजेंट देखो 3077 करोड़ रुपए पार्टी का फंड है 6 नेशनल पार्टियों का। टोटल कितना है 3077 करोड़। हालांकि जो चुनावी बॉन्ड है वो कुछ और कह रहा है जो मीडिया। अब बीजेपी के पास इसमें से कितनी 23 यानी कि 23% फ्रॉम 21 यानी कि 2021 से ये 23% बढ़ी है। यानी कि 2022-23 में 2021 से ये 23% बढ़ी है। कांग्रेस के पास 452 करोड़ रुपए है यानी कि कितनी घट गई। किसी जमाने में ये दर्द असली कि 4000 करोड़ से आप कितने पे आ गए 452 करोड़ पे। आपका देखो 44 करोड़ था, आपके पास हो गया 85 करोड़ यानी कि 91%। तो ताज्जुब की बात है कि आप पार्टी जो हर मामले में नाक घुसेड़ती है वो इसमें क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि वो खुद फंसे हुए हैं भाई। आपके पास कितना पैसा कहाँ से आए दो हिसाब। और कांग्रेस और सीपीआईएम और बीएसपी की डिक्रीज हुई। तो ये चीजें थी। थोड़ा सा ये एक्ट और फैक्ट दोनों रहना पड़ता है ना। फैक्ट के आधार पर आप ये बता सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो अपने आंसर को कि हालांकि इतने ज़्यादा फैक्ट नहीं देने होते, लेकिन ये आपको एक इसलिए बताया है क्योंकि नॉलेज भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए आंसर देने की। मेंस में, प्री में या इंटरव्यू में आप एक्सक्यूज कैसे दोगे। तो ये चीज़ें थी बच्चों आज की क्लास की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी। पसंद आए ना आए भाई, समझ में आना जरूरी है, सीधी बात है। तो समझ में आएगी तो ही आप आंसर दोगे। और इस क्लास को आप शेयर कीजिए मैक्सिमम। और ये मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कोई और ऐसा ही एक मुद्दा लेके आएंगे जो भारत के अंदर ज्वलंत होगा। जैसे अब इलेक्शन बॉन्ड का था, तो मैं बच्चों जल्दी नहीं करता किसी भी क्लास को। जैसे आज कोई मुद्दा आया और तुरंत कल क्लास दे दी, नहीं। पूरा उस पर स्टडी और सर्वे करके प्रॉपर एक वे में हम आपके लिए क्लास लेके आते हैं, ताकि किसी भी एंगल से कोई भी डाउट, कोई भी संदेह आपके दिमाग में न रहे। और उस क्लास को ढंग से समझ के आप खुद की मानसिकता से, खुद की एबिलिटी से आंसर दो। मेरे बताए हुए से नहीं, आप खुद सोचो, खुद समझो, फिर और भी स्टडी करो, एनालाइज करो कहीं और से भी, फिर देखो, कंपेयर करो और फिर अपना आंसर लिखो। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना हेल्थ ठीक रखिए और कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए।